दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए पर्यावरण और आर्थिक समृद्धि में संबंध पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए तमाम डायमेंशन को देखेंगे। यह टॉपिक जीएस और एसए दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। पर्यावरण कैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है और कैसे पर्यावरण आर्थिक विकास में योगदान दे रही है उसको भी देखेंगे। और पर्यावरण संरक्षण में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है हम उसको भी देखेंगे। या प्राकृतिक संसाधन, हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को हम बिल्कुल एक दूसरे के स्थान पर रखे हैं इस टॉपिक्स में। और पर्यावरण के ही घटक जो होता है, जिससे पर्यावरण के दो घटक है, जैविक अजैविक। तो जो जैविक घटक है वो पेड़ पौधे जीव जंतु आ जाता है, और अजैविक घटक जो है इससे मिट्टी, वायु, जल, खनिज संसाधन ये सब आ जाता है। आप पर्यावरण में दोनों एक दूसरे का इंटरेक्शन करता है। पर्यावरण में दोनों एक दूसरे का यानी जैविक अजैविक दोनों घटक जो है एक दूसरे के इंटरेक्शन जो है करता है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है भौतिक पर्यावरण में ही रहता है, यानी जैविक अजैविक घटक को ही हम प्राकृतिक संसाधन में शामिल करते हैं। तो कैसे जो है पर्यावरण आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, आर्थिक समृद्धि में जो है को प्रोत्साहित करती है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए पर्यावरण आर्थिक विकास के बीच संबंध है। हम संबंध को दो भागों में देखेंगे। एक पर्यावरण आर्थिक विकास या समृद्धि को प्रोत्साहित करती है, दूसरा है तेज आर्थिक समृद्धि पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। इसी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है कैसे पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है वह होगा। दरअसल जो तेज आर्थिक समृद्धि जो देख रहे हैं ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार से ही हुआ है। जो हम आधुनिक आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं, आर्थिक विकास या समृद्धि, वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हुआ है। टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आर्थिक समृद्धि संभव हो पाया है। बिना टेक्नोलॉजी के आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। तो जो तेज आर्थिक समृद्धि पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, तो इसके जो आंसर होंगे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण को क्षति कैसे पहुंचाती है वही लिखना है, यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन इससे आ सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के बीच संबंध। एक तरफ अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण के बीच संबंध, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या करता है, आर्थिक समृद्धि को क्या करता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करती है। कैसे प्रोत्साहित करती है, तो विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का भौतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों को वो दोहन करने में संभव करता है। आज ऊर्जा का हम विकास किए हैं, जीवाश्म ईंधनों का। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कोयला का कोयले से जो है बिजली बन रहा है, या हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से रिफाइनरी टेक्नोलॉजी की सहायता से हम कच्चे तेल का जमीन से निकालते हैं और फिर जो है उसको रिफाइनरी करते हैं, फिर मोटरसाइकिल, ट्रक का, हेलीकॉप्टर में उड़ाते हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। या हाइड्रोजन ऊर्जा हो या सौर ऊर्जा हो, बिना टेक्नोलॉजी से संभव नहीं हो पाएगा। तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करती है उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं, समझना है केवल। और कैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी आर्थिक समृद्धि को क्षति पहुंचाती है उसको भी लिख सकते हैं। अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी आ जाएगा फिर भी आप इसी को लिखेंगे, और अगर आर्थिक समृद्धि आ जाएगा या कैसे आर्थिक विकास पर्यावरण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है वह है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही भौतिक पर्यावरण को जो है इस रूप में बना देता है कि वो आर्थिक समृद्धि में योगदान करती है। तो हम लोग आर्थिक विकास और पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच संबंध देखेंगे। तो इस संबंध को दो भागों में हम बांट कर देख रहे हैं। एक आर्थिक विकास, पर्यावरण आर्थिक विकास या समृद्धि को प्रोत्साहित करती है, और दूसरा तेज आर्थिक समृद्धि पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। अब कहिएगा कि कैसे जो है पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए, जैसा कि जानते होंगे पर्यावरण के दो घटक है, एक जैविक अजैविक। जो जैविक घटक है उसमें हम भी हैं, आप भी है, जितने भी जीव जंतु है या पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव है, ये सब जैविक में आ जाता है।
और अजैविक क्या है? वायु हो गया, जल हो गया, खनिज संसाधन हो गया, मृदा हो गया, मिट्टी, ये सब अजैविक हो जाता है, यानी भौतिक पर्यावरण। ये जो अजैविक घटक है यानी प्राकृतिक संसाधन उसको बोलते हैं, वे जो है कैसे आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करती है, तो हम उसमें लिखेंगे वन संसाधन। ये जैविक है, अजैविक जो है, वन जो होता है अजैविक है, मतलब जैविक, जो कि पेड़ पौधे जीव जंतु जो है जैविक में शामिल किए जाते हैं, जैविक है। तो वन संसाधन का आर्थिक विकास में कैसे योगदान है उसको देखेंगे। आपको इसी को लिखना होगा। तो राष्ट्रीय आय में योगदान करता है। दूसरी बात, बिहार के सकल राज्य जो है, बिहार के जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है वन एवं काष्ठ का जो है योगदान जो है, उत्पादन का योगदान जो है लगभग 8% के आसपास है। देखेंगे कृषि जनित आय में यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम में जो बिहार की जीडीपी में 8% योगदान जो है, कृषि से जितना आय प्राप्त होती है उसका 8% जो है योगदान जो है काष्ठ उत्पादन से है। वन जो है पशुओं के चारा का जो है, वनों से पशु की चारा प्राप्त होती है और इसी पशु की चारा से पशुधन का जो है पालन पोषण होता है और इसी से पशु से विभिन्न प्रकार के उद्योग का विकास होता है, जैसे डेयरी उद्योग, मीट उद्योग, मांस उद्योग, पोल्ट्री उद्योग। इससे उसके बाद वन आधारित उद्योग, वनों से कई प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं। अब जैसे वन आधारित उद्योग में लकड़ी चीरने का उद्योग, इमारती लकड़ी का उद्योग, अब देखते होंगे ना, गोंद उद्योग जो हो जाता है, ये सब जो है पैकेजिंग उद्योग, माचिस उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सब बड़े पैमाने पर इसका विकास है, फर्नीचर वगैरह का। उसके बाद वन जो है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, खाना बनाने में, पानी गर्म करने में। वन से जो है पर्यटन का स्रोत है, क्योंकि वन में क्या लोग आते हैं, प्राकृतिक जो है सौंदर्यता को देखने आते हैं, तो पर्यटन का स्रोत है। इससे जो है आर्थिक विकास को प्रभाव मिलता है, रोजगार का सृजन होता है, उत्पादन बढ़ता है। वनों से परोक्ष लाभ भी बहुत है। एक तो क्या करता है, वन जो है बाढ़ और सूखा को नियंत्रित करता है। वन क्या करता है, जल के तेज प्रवाह को कम करता है। साथ ही साथ वन क्या करता है कि वर्षा के जल को भूमि में जो है रिसता है। नदी के जल के तेज प्रवाह को रोककर वह जो है मिट्टी के अपरदन को रोकता है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। जिस क्षेत्र में सूखा पड़ता है, अगर वहां वन लगा दिया जाए तो वन क्या करता है, वायु की गति को तेज करके वह जो है बाष्पीकरण में योगदान करता है, जिससे वहां वर्षा होता है। पर्यावरण का संतुलन जो है बनाने का काम करता है। उसके बाद जो है वन क्या करता है कि मानव जनित स्रोतों से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है उसको प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित करके और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करता है। इससे जो है जलवायु परिवर्तन की खतरा को कम करता है। वन क्या करता है कि जल के तेज प्रवाह को रोककर भूमि के अपरदन को रोकता है। वन क्या करता है, वायु के तेज प्रवाह को रोककर भूमि के अपरदन को कम करता है। भूमिगत जल स्तर का एक बहुत बड़ा, वनों से भूमिगत जल स्तर का रिचार्ज होता है। तो इस प्रकार वनों का जो है इसी रूप में आर्थिक विकास में जो है योगदान है, यानी पर्यावरण में। याद रखिएगा, जैविक घटक है। अब हम आगे देखेंगे भूमि संसाधन। देखिए, सभी जीव जंतुओं का आवास का काम जो है भूमि पर ही होता है, सभी जीव जंतु का। उसके अलावा जो है सिंचाई के लिए सिंचाई की व्यवस्था जो भूमि पर ही की जा सकती है। खेती या कारखानों की स्थापना भूमि पर होती है। हर तरह के उद्योग की स्थापना भूमि पर होती है। सड़क, पुल, पुलिया, बुनियादी ढांचे का विकास जो है भूमि पर ही होती है। भूमि से जो है कच्चे माल जो है उद्योग के लिए कच्चे माल का स्रोत है, जैसे भट्टा उद्योग, ईंट भट्टा उद्योग। ईंट भट्टा में जो है कच्चे माल जो है
भूमि का ही काम करता है। उसके बाद जो है शहरीकरण नगरीकरण का विस्तार या प्रसार जो है भूमि पर ही निर्भर करता है। तीस रूप में भूमि जो है आर्थिक विकास में योगदान करती है। जल संसाधन, अब देखिए कृषि जो है पूरी तरीके से सिंचाई पर निर्भर है। सिंचाई के लिए जल चाहिए, बिना सिंचाई के कृषि उत्पादन संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है सिंचाई के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है। भारत में सबसे अधिक जल की खपत जो है सिंचाई में ही होती है, इस बात को भी आपको मानना होगा। साथ ही साथ सभी जीव जंतुओं को पेयजल के लिए जो है जल की जरूरत होती है। चाहे मनुष्य औद्योगिकरण के लिए जल की जरूरत होती है, चाहे इस्पात उद्योग हो या चीनी मिल उद्योग हो या ऊर्जा उद्योग हो, सब में जल के सौर ऊर्जा का उत्पादन हो, सब में जल की खपत होती है, स्वच्छ जल की जरूरत होती है। साथ ही साथ जल से जो है जल विद्युत उत्पादन का विकास किया गया है, लघु जल विद्युत का विकास किया गया है। शहरीकरण नगरीकरण को का प्रसार और विस्तार इस बात पर निर्भर करता है कि जल की प्रचुरता क्या है। अभी कुछ समय बेंगलोर में जो है जल संकट पैदा हो गया था, बेंगलोर में फ्लैट खाली होने लगा था, लोग माइग्रेट करने लगे थे। तो यह स्थिति है। उसके बाद जो है खनिज संसाधन का आर्थिक विकास में व्यापक सारे ऊर्जा संसाधन, और जो आधुनिक ऊर्जा देख रहे हैं, जीवाश्म कोयला हो, तेल हो या गैस हो, ये ऊर्जा जो है इसी से प्राप्त होता है। चाहे आप सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, ये सारी ऊर्जा का स्रोत जो है खनिज संसाधन ही है। उसके बाद लोहा इस्पात, अब देखिए जितनी प्रकार के औद्योगिक है, लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, रिफाइनरी उद्योग, या जो भी धातु उद्योग है, इस सब जो है उद्योग की स्थापना के लिए खनिज संसाधन जो है इसी खनिज संसाधन पर ही निर्भर करता है। क्योंकि इन उद्योगों की कच्चा माल जो है खनिज संसाधन ही होती है। चाहे शीशा उद्योग को ही ले लीजिए, एल्यूमिनियम उद्योग को ले लीजिए, बॉक्साइट ले लीजिए, इस्पात ले लीजिए, तांबा, सोना, ये सारे खनिज जो है उद्योग का विकास जो है खनिज संसाधन पर निर्भर करता है। बिना खनिज संसाधन के आर्थिक विकास उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भले ही आप आयात द्वारा पूरा करेंगे, लेकिन चूंकि लोहा एवं इस्पात उद्योग ऐसा है जिसपे सारे उद्योग निर्भर है। उर्वरक उद्योग, अब खेती में मशीनीकरण के लिए इस्पात उद्योग की जरूरत होती है। चाहे किसी भी प्रकार का जो मशीन बनाया जाता है वह इस्पात लोहा की जरूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे तो आर्थिक विकास इन्हीं माध्यम से उसके बाद जो है लोगों को जो है स्वच्छ वायु उपलब्ध कराता है। जीवन जीने के लिए स्वच्छ जल के साथ स्वच्छ वायु की भी जरूरत होती है ना, मुफ्त में लोगों को उपलब्ध है। तो पर्यावरण कैसे आर्थिक विकास और स्वच्छ वायु जो है व्यक्ति कल्याण का एक स्तर, कल्याण का ही हिस्सा है स्वच्छ वायु। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण कैसे आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। अब हम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपरांत जो है कैसे जो है तेज आर्थिक समृद्धि जो है पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि कृषि, उद्योग, ऊर्जा, इस सब का जो है तेजी से विकास हुआ है। यानी खनिज संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन संभव बनाया। इससे जो है विभिन्न प्रकार के परिवहन उद्योग का, निर्माण उद्योग का, बुनियादी ढांचे का विकास, शहरीकरण, नगरीकरण, कृषि उत्पादन, औद्योगिकरण, डिजिटलीकरण, इस सब को जो है संभव किया। इन्हीं सब से क्या हुआ है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। तो कैसे क्षति पहुंचाई है? जल प्रदूषण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी औद्योगिक उत्पादन, खनिज संसाधनों के दोहन को संभव बनाया। खनिज संसाधनों से विभिन्न प्रकार के वस्तु उद्योग की स्थापना करके, मोटरसाइकिल हो, ऑटोमोबाइल हो, ट्रैक्टर हो, रेलगाड़ी हो, मेट्रो ट्रेन हो, इस सब से क्या हुआ? औद्योगिक अपशिष्ट पैदा हुआ। इस औद्योगिक अपशिष्ट से क्या हुआ? भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है, जलाशय प्रदूषित हो रहा है, नदी प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक खनन, अब जो खनिज संसाधनों के जो खनन है, यूरेनियम का खनन,
एल्युमिनियम का खनन, जो विभिन्न खनिज संसाधनों खनन से भी जो है, कोयले का खनन, इससे जो है जल प्रदूषित हो रहा है। खेती में जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का विकास किया गया है, इससे भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है खेती में जो छिड़काव करने से। उसके बाद वायु प्रदूषण देखेंगे। अब जो है कि देखिए, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी से विभिन्न प्रकार के परिवहनों का विकास किया गया है। मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, बस हो, या कार हो, टैक्सी हो। अब इस सबसे क्या हुआ, प्रदूषण फैल रहा है। औद्योगिक कारखाना से जो है विभिन्न प्रकार के जो है कोयला, जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस सब गैस का उत्सर्जन हो रहा है। इससे औद्योगिक कारखाना, इससे प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जीवाश्म ईंधनों के दहन चिमनियों में। इसके अलावा देखेंगे, डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा मिला है। आज ई अपशिष्ट जो है बड़े पैमाने पर पैदा हो रहा है। ई अपशिष्ट से न केवल मानव को क्षति पहुंचा रहा है, बल्कि भूमि प्रदूषित हो रही है, वायु प्रदूषित हो रही है। ये स्थिति हो गई है। भूमि का आधा पतन, भूमि की उर्वरता शक्ति समाप्त हो गई है। अब कहिए कैसे? जो रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग है, कृत्रिम सिंचाई, जो अधिक सिंचाई किया जा रहा है उससे भूमि अम्लीय, क्षारीय होता जा रहा है। रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के अधिकाधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता शक्ति समाप्त हो गई है। भूमि का अधः पतन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, जिससे कृषि उत्पादन पर असर पड़ रहा है, जो भविष्य में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। वनों का विनाश। आज विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से लोग क्या किया है कि आधारभूत ढांचा के बड़े बड़े पुल, सड़क, प्लेग्राउंड, फुटबॉल का मैदान, क्रिकेट का मैदान, शहरीकरण, नगरीकरण, बड़े बड़े भवनों का विकास के कारण क्या हुआ है, या खनन का जो है, कोयले का खनन, इस सबसे वनों का विनाश, कटाई की जा रही है। इससे वनों का विनाश हुआ है। जैव विविधता का, पेड़ पौधे, जीव जंतु का आज लुप्त हो गया है। शहरों में देख रहे होंगे चिड़िया, जो पक्षी है, उसके अस्तित्व पर संकट आ गया है। वन अग्नि, वनों की कटाई, वन में रहने वाले जीव जंतु के जो है जीवन पर असर पड़ा है, वे सब लुप्त हो रहा है। इसके अलावा वायुमंडलीय परिवर्तन। आज जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से औद्योगिकरण संभव हुआ है, और उस औद्योगिकरण से क्या हुआ है, जो ग्रीन हाउस गैस है या ऊर्जा संसाधनों का विकास किया गया है। इससे कोयला, जीवाश्म ईंधनों के दहन से बड़े पैमाने पर जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, और इस ग्रीन हाउस गैस से जो है ग्लोबल वार्मिंग की खतरा पैदा हो रही है, जलवायु परिवर्तन की खतरा पैदा हो रही है। एसी, रेफ्रिजरेटर से जो है लोगों को जो है आरामदेह के लिए, एक सामान्य टेम्परेचर में जीवन जीने के लिए जो है एसी, रेफ्रिजरेटर का विकास किया गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से। इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, एक उपयोग होता है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन, वायुमंडल में ओजोन की परत को पतला कर रहा है। इससे अल्ट्रावायलेट रेड जो है धरातल पर अधिक मात्रा में पहुंचेगी। तो ये सारी समस्या जो है पैदा हो गई है। अब जो है क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लेशन है। अब इस सब के बारे में जो सब बता दिया गया है। इसका डीपली वीडियो है, उससे देख लीजिएगा। तो यह स्थिति है, इसी तरीके से सारा लिखा हुआ है, आपको जो है पढ़ना है। अब जब कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसका एक अलग वीडियो ही बना दिया गया है, उससे पता चल जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण में विज्ञान प्रौद्योगिकी योगदान। अब देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण के संरक्षण में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या क्या योगदान है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, विभिन्न प्रकार के जो उपग्रह है, इससे क्या होता है, मानचित्र डेटा प्राप्त होता है, मानचित्र प्राप्त होता है, तस्वीर प्राप्त होता है। इससे क्या करता है, खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण, प्रबंधन, सहायता मिलती है। जो भी मान लीजिए जल निकायों की निगरानी की जा रही है, जल निकायों की किया गया ना, सरल अल्टिका उपग्रह है भारत फ्रांस का, जिससे क्या होता है, भारत की नदियों के जल का निगरानी की जाती है।
उसे जल संबंधी संरक्षण करने में मदद मिलती है। खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है, संभावित खनिज भंडार का पता लगाया जाता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सहायता से। पर्यावरण के संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से विलुप्त हो चुके प्रजातियों को क्लोन द्वारा नए प्रजाति का विकास किया जाता है। इसके अलावा विलुप्त हो चुके प्रजातियों के जीन बैंक बना के उसके पौधे के जो है पौधे जो है विलुप्त हो चुका है उसके जीन को जो है एकत्रित करके जीन बैंक बनाया जा सकता है। तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से लुप्त हो चुके जीव जंतु को जो बचाया जा सकता है, क्लोन के द्वारा बचाया जा सकता है। उसके बाद जो है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जैव उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग करके जैव कीटनाशकों की सहायता से भूमि और जल और पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। बैटरी चालित वाहन को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन को एक तो बचाया जा सकता है, दूसरी ओर वायु को जो है प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर कागज में खपत को कम किया जा सकता है। एक A4 कागज के बनाने में 20 लीटर जल खर्च होता है। तो मान लीजिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से हम कागज की खपत को कम करेंगे तो क्या करेंगे, पानी की बचत होगी, पेड़ पौधे की बचत होगी, कटाई कम होगी, घास की कटाई कम होगी, यह स्थिति है। दूसरी ओर डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से हम प्राकृतिक संसाधनों के, पर्यावरण की, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, खनिज संसाधनों का निगरानी करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, यह स्थिति है। हरित राजमार्ग का विकास करके हम जो है न्यूनतम पर्यावरण को, जल को बचत कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को बचत कर सकते हैं। LED बल्ब के माध्यम से हम ऊर्जा खपत को कम करके विद्युत की बचत कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधनों की बचत कर सकते हैं। बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, इसके माध्यम से हम मृदा जल प्रदूषण को जो है कम कर सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं वस्तु। इससे क्या होता है कि खनिज संसाधनों पर दबाव को कम कर सकते हैं, जलवायु को जो है, मृदा को दूषित होने से बचा सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से खनिज संसाधनों का, पर्यावरण की निगरानी कर सकते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या खनिज संसाधनों की। आयल रैपर तकनीकी के माध्यम से हम समुद्री जल के प्रदूषण को, जो तेल टैंकर से जो समुद्री जल प्रदूषित हो गया है, उससे जो है उसको हम सुधार सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से हम सिंचाई में जल की दक्षता का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। भूमि को जो है सिंचाई के कारण, अति सिंचाई के कारण जो अम्लीय क्षारीय हो गया है उसको हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ रोबोट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है बहुत ऐसे खनिज है जो भूमि के अंदर रहता है और मानव द्वारा खनन संभव नहीं होता है, जिससे खनिज संसाधन व्यर्थ हो जाता है। हम रोबोट के द्वारा जो है पूरे खनिज संसाधनों को बेहतर दोहन कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं, इससे खनिज संसाधन की बर्बादी रुकेगी। उसके बाद जो है रेन हार्वेस्टिंग तकनीकी के माध्यम से हम वर्षा जल के संचयन को कर सकते हैं, जल की खपत को जो है, जल की बर्बादी को कम कर सकते हैं, भूमिगत जल रिचार्ज को बढ़ावा दे सकते हैं, पेयजल के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद जलवायु स्मार्ट कृषि के माध्यम से हम मिट्टी, जल को दूषित होने से बचा सकते हैं। उसके बाद जो है जो पौष्टिक जो खाद्यान्न की गुणवत्ता को मेंटेन कर सकते हैं। तो इन सब के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे पर्यावरण संरक्षण या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण विज्ञान प्रौद्योगिकी भूमिका निभाता है, देख लिए। आपको केवल ध्यान रखना है कि जहां प्राकृतिक संसाधन आ जाएगा वहां प्राकृतिक संसाधन, जहां पर्यावरण आ जाएगा वहां पर्यावरण शब्द का प्रयोग करना है। सबका आंसर यही होगा, PDF में सब लिख दिया गया है, बस इससे याद रखिएगा, नंबर तो नाच कर मिलेगा। बस इसको ध्यान में रखना है
हो जाएगा। बाकी हम आगे देखेंगे।